मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 वैद्युत चालन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारा। ठीक है, बहुत जगह भी पढ़ा होगा वैद्युत धारा क्या है। किसी भी तार में जो भी करंट आवेश फ्लो हो रहा होता है, जानते हो आप, वैद्युत धारा होती है करंट। ठीक है, तो होता क्या है करंट, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा। बहुत सारे उपकरण, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, मिक्सी है, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो वैद्युत धारा से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेस है, ये सब चीज़ क्या है, आपके घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, उपकरण है जो कि वैद्युत धारा से ही चलते हैं। तो आते हैं, इसी को पढ़ते हैं, वैद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसके प्रवाह को? आवेश के प्रवाह को। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। आवेश प्रवाह की दर का मतलब आवेश कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, ठीक है ना, उससे। तो यदि किसी परिपथ में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में वैद्युत धारा क्या होगी? I = Q/T होगी। अब आपको एक और फॉर्मूला बता दूं, Q = NE = CV = IT। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर से बताते आ रहा हूँ। अब इस चैप्टर में आपने Q = IT भी पढ़ लिया। ठीक है, तो I = क्या आ गया? Q/T, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तीनों चैप्टरों में यूज़ हो रहा है। Q = NE, Q = CV, Q = IT। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो कूलाम/सेकंड आ जाएगा। तो यह है इसका मात्रक, एम्पियर या कूलाम/सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें कहीं भी दिशा नहीं होती कि एक्स एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर, जेड एक्सिस की ओर, या आई जे के इस टाइप के कोई कैप लगे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्शन उस तरीके से दिखा सकते हैं कि जो धारा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। तो मतलब किस सिरे से किस सिरे की ओर जा रही है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रही है, या बिंदु बी से ए की ओर जा रही है। मतलब तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रही है, तो किससे किस सिरे की ओर जा रही है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता सकते हैं, ये कोई दिशा नहीं, ये बस मूवमेंट है एक ओर से दूसरी ओर। ठीक है ना। आते हैं, यदि t = 1 सेकेंड तो I = Q। फॉर्मूले में अगर t = 1 रख दें तो I का मान क्या आ जाएगा? Q के इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ से भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ये ही है जो अब आ रही है। अतः किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होगा वो उसकी धारा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ। ये जैसे मान लो इधर से 1 एम्पियर, बहुत सारी तार हमने जोड़ दी, इधर से 1 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से 3 एम्पियर की, इधर से 5, और इधर से x एम्पियर निकल गई। हमें पता है x कितनी निकली, x एम्पियर, I एम्पियर, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ I। ठीक है, तो हम इतना कह सकते हैं। खैर ये नियम है किरचॉफ का पहला ही। ठीक है, तो उसी के आधार पर ही है। इसको संधि बोलते हैं, जहाँ पे जुड़ जाती है। आप देखो, इधर से 1 आया, इधर से 3 आया, इधर से 5, तो ये तीनों जुड़ के इसमें से निकल जाएंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा? 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5, 9 एम्पियर। ठीक है, अगर धारा का कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई हानि या लॉस, हानि ये नहीं हो रही है तो क्या होगा? हानि का मतलब या तो ध्वनि में, या ऊष्मा में, या ऊर्जा में, प्रकाश में। ठीक है, इस टाइप से स्पार्किंग नहीं हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें, इसमें जो आवेश का क्षरण है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये सारे आवेश यानी धाराएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो जुड़ गई, तो यहाँ क्या आ गया? x का मान 9 एम्पियर। ठीक है, कुछ बातें और ध्यान रखने वाली बातें हैं धारा में, तो वह है वैद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन या ऋणायन के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अगर जो भी वैद्युत धारा बह रही है तो किसके कारण बह रही होगी? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, या फिर धनायन या ऋणायन के प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, धनायन यानी जैसे परमाणु है, ठीक है, यदि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनायन, और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऋणायन बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे गैसों में और जल में ये आयन मिल सकते हैं, तो इनमें जो प्रभाव होता है वो धनायन और ऋणायन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो वैद्युत धारा का प्रभाव होता है वो धातुओं में होता है। धातु में हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो कक्षाओं से मुक्त होते हैं,
ठीक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और पूरे धातु में इधर उधर अनियमित रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन या ऋणायन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। ठीक, जो धारा का प्रवाह है क्या होता है, जो भी ऋणायन या इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बहने की विपरीत दिशा में होता है। ठीक, और धनायन जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह धनायन के प्रवाह की दिशा में होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं A to B जा रहे हैं तो ध्यान रखना जो धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगा, यानी B to A होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, एक और चीज़ इसमें आप चाहे तो वैसे मैंने धनायन लिख तो दिया है, कोटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोटर यानी खाली स्थान, गड्ढा, केविटी। ठीक है, कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन या ऋणायन या कोटर का मतलब ही हम धनायन से ही ले लेते हैं। ठीक है, के प्रवाह के कारण भी होता है। ठीक है ना, तो कोटर को मैंने लिखा नहीं, कोटर बेटा केविटी होता है, खाली स्थान होता है, उन स्थानों पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, स्थान घेरते चले जाते हैं, जिससे एक कोटर क्या होता है, पीछे की ओर मूव करने लगता है। ठीक है, खैर वो कॉन्सेप्ट आगे भी आएंगे, उन पर हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो कोटर को ना लिखकर मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है धारा के प्रवाह के लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। तो इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, वो मैंने सीधे सीधे डेफिनेशन लिखी है इसमें। धात्विक चालक की बात करें तो होता क्या है, धातुओं में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल होता है उससे मुक्त ही होते हैं। ठीक है, वो पूरे धातु में इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षाओं में घूम रहे होते हैं कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी कक्षा को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो छोड़ के जा सकते हैं जो बहुत दूर उपस्थित हैं, दूर की कक्षाओं में उपस्थित हैं नाभिक से, तो वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो जैसे ही छोड़ सकते हैं या छोड़ चुके हैं वो सब क्या हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में गति कर रहे होते हैं, लेकिन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अगर हम औसत वेग निकालें तो वो 0 ही आता है। ठीक है, इसलिए धातुओं में अगर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया है तो सभी के पास अनियमित, सभी इलेक्ट्रॉनों के पास जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका अनियमित वेग होगा, इधर उधर वेग होगा किसी भी दिशा में, लेकिन सबका औसत क्या होगा, 0 होगा। इसलिए धातु में कोई करंट नहीं होगा। अगर 0 नहीं होता तो धातु रखिए उसमें करंट हो जाता फिर, क्योंकि धारा तो बह रही है, आवेश बह रहा है उसमें। ठीक है, तो इसलिए सबका औसत 0 है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम उस पर क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में त्वरित होने के लिए तैयार हो जाते हैं और त्वरित हो भी जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ने लगते। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते तो अपने मार्ग में आने वाले अन्य परमाणुओं या आयनों से टकराते हैं, जिससे वो अपनी ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जो भी विभवांतर लगाया गया उसके कारण वो ऊर्जा फिर से मिल जाती है, यानी वो फिर से त्वरित हो जाते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, उनको त्वरण तो मिल जाता है लेकिन उनका वेग नहीं बढ़ पाता है, वो नियत वेग ही पर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नियत वेग रह जाता है उसी को भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी अपवाह। ठीक है, अपवाह वेग बोलते हैं, अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक, तो बढ़ते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का कुछ भाग नाभिक के चारों ओर विसरित रहता है तथा शेष भाग के इलेक्ट्रॉन, इन्हीं जो शेष भाग के इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तथा शेष भाग के इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, परमाणु से अलग रहकर पूरे पदार्थ या धातु में अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण तथा इसकी विपरीत दिशा में होता है। ठीक, धातु में अगर धारा का प्रवाह होगा तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और वो भी किसकी दिशा, उसकी दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और ऋणावेश की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, वैद्युत धारा की दिशा। अब आता है मुक्त माध्य पथ। ठीक, तो होता क्या है इसमें, जैसे ही हम किसी चालक पर या धातु पर विभवांतर लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या आयन से या अलग इलेक्ट्रॉन से टकराकर, ठीक है,
टकराता है और भी बहुत सारे परमाणु से टकराता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में उसने जितनी भी दूरी तय करेगा वो क्या होगा, मुक्त माध्यम मुक्त पथ होगा, वो औसत दूरी, ठीक है ना, दो टक्करों के बीच। तो किसी विभवांतर द्वारा त्वरित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। शांतिकाल क्या होगा, अब इन दोनों टक्करों में जितना भी समय लगा तो वही शांतिकाल है बस। किसी विभवांतर द्वारा त्वरित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समांतराल को शांतिकाल कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपवाह या अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से प्रदर्शित करेंगे। अब इन दोनों देखा आपने, दो टक्करें हुई, उसमें जो दूरी चली वो ये है, जितना समय लगा वो ये है, और जिस वेग से उसने ये दूरी तय की वो अपवाह वेग हो गया। यानी विभवांतर लगाते उसको जितना भी वेग मिला, औसत वेग, वही उसका अनुगमन वेग होता है, यानी दो टक्करों के बीच में वेग। किसी विभवांतर द्वारा त्वरित मुक्त इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत वेग यानी नियत वेग, वो नियत वेग है, ठीक है ना। त्वरित तो त्वरण तो मिलता है लेकिन वो वेग बढ़ नहीं पाता है ज़्यादा, क्योंकि त्वरण लग रहा है तो वेग बढ़ता चला जाना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ पाता, टक्करों से वो कम होने बार बार गिरने लगता है, बार बार फिर बढ़ता है फिर गिरता है, यानी नियत ही वेग रह जाता है। औसत वेग अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग क्या होगा, इन तीनों की बात कह रहे हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, ये चाल हो गया, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, अनुगमन वेग बराबर माध्य मुक्त पथ बटे शांतिकाल, VD इक्वल टू लैम्डा RMS अपॉन टो, चाल बराबर दूरी बटे समय वही है ये, ठीक। अब आते हैं इन फॉर्मूलों से, जो पहला फॉर्मूला हमने बताया I का, I बराबर Q अपॉन T, उस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर, ठीक। तो बात करते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। हमें धारा पता है 5 मिली एम्पियर, I का मान हो गया, I इज इक्वल टू ये, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट 1 मिनट में, T इज इक्वल टू 1 मिनट, सेकंड में बदल देंगे और इसको मिली की वैल्यू रख देंगे 10⁻³ कितने इलेक्ट्रॉन, N का मान निकालना है, कितना ईजी है, वैल्यू रखनी है बस हमें, I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, ठीक। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, T इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड, N का मान निकालना है, Q बराबर N इज बराबर IT, ठीक है, पढ़ा है आपने। तो N निकालना है, I हमें दिया तो ये ले लेंगे, N इज इक्वल टू IT, N निकालेंगे तो E नीचे आ गया, IT अपॉन E, I का मान रखो, T का मान रखो, E का, ये सारे वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो N का मान आ जाएगा, E आप जानते हो वैसे 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। तो सबके मान रख दिए, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में कह रहा है कि एक तार में 20 म्यू एम्पियर की धारा I का मान 30 सेकंड तक T का मान बहती है, परिकलन कीजिए। फर्स्ट, तार से स्थानांतरित आवेश Q निकालना है। सेकंड, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालना है। Q बराबर IT, I और T ये रहा, मल्टीप्लाई करनी है बस। तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या होगा, Q अपॉन Q इज इक्वल टू NE, यानी N से N बराबर होगा E से डिवाइड कर दो, या N इज इक्वल टू IT रख लो, उससे भी आ जाएगा, ठीक। तो हमने ये वैल्यू, जो वैल्यू हमें दे रखी थी सेकंड क्वेश्चन में, I इज इक्वल टू 20 म्यू A, म्यू की वैल्यू लेंगे 10⁻⁻⁶, तो 1 0 तो 10⁻⁻⁵, T का मान 30 सेकंड, Q निकालना फर्स्ट था, Q बराबर नहीं बराबर IT, तो Q बराबर IT ले लिया, ठीक। तो I और T का मान रख दिए, दोनों सॉल्व हो गया, ठीक। सेकंड था N कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N E, इन दोनों का ले लिया, N इज इक्वल टू IT, E खुद से डिवाइड कर दिया, I और T पता है, E भी पता है, वैसे Q इज इक्वल टू NE भी लगा सकते थे, Q हमने निकाल लिया था तो E से डिवाइड करना था, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो IT अपॉन E वैल्यू रखी तो ये भी हो गया, ठीक। वैल्यू रखते ही मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो ये कह रहा है, एक तार में 1 मिनट में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही टाइम दे दिया, Q दे दिया, ठीक। तार में धारा I निकालना है आपको, ठीक। तो ये वैल्यू अपने आप करके देख सकते हो वैसे, ठीक है, वैसे मैंने कर दिया है तो देख लो, सिंपल सा। T इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड हो गया, Q इज इक्वल टू 30 है वैल्यू, I इज इक्वल टू Q अपॉन T लगाना है, बस डिवाइड हो गया, सिंपल सा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है,
क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पर, ठीक है। हाइड्रोजन के विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन, यानी प्लस के प्रोटॉन इतने प्रोटॉन जा रहे, प्रोटॉनों की संख्या n है, एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोटॉनों की दिशा में ही क्या होता है, वैद्युत धारा की दिशा होती है, तो वैद्युत धारा इसी प्रोटॉनों की दिशा में ही जाएगी। तो इस दिशा में वैद्युत धारा और इसके कारण भी वैद्युत धारा आएगी, ठीक है। तो दोनों के कारण आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, ठीक है। तो धारा Q, अब आप फॉर्मूला जानते हो, Q = NE = IT। तो NE = IT फॉर्मूले से क्या कर लोगे, तो N हमें पता है दोनों के लिए, N एक इसके लिए निकालना, पहले प्रोटॉन के लिए N पता है, NE = IT। IT को डिवाइड कर देना है किससे, E से, ठीक है। तो यहाँ से इसके कारण जो धारा प्राप्त होगी प्रोटॉन के कारण, वो हमें पता चल जाएगी। प्रति सेकंड, इन्होंने कहा कि विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, और ये भी प्रति सेकंड है। तो T = क्या लेना है, 1 सेकंड। तो हमें सब चीज़ पता चल गई, NE = IT से। तो E पता है, N पता है और T पता है, तो इसके कारण धारा आ जाएगी, ऐसे ही इसके कारण धारा आ जाएगी। दोनों को जोड़ना है, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा की दिशा, यानी प्रोटॉन की दिशा में आएगी। तो इन जुड़ गए। इस विसर्जन नलिका में कितनी धाराएं निकाल लोगे आप। यदि नलिका के सिर ऊपर लगाया गया विभवांतर V है, इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक नहीं बताया, ठीक है। V = IR होता है, तो R निकाल लेंगे, तो V/I, V दे रखा है तो R निकालना है। तो धारा तो निकाल लिया आपने, और V/I कर दोगे तो R आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये प्रतिरोध वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा तो फिर मैं इसको भी करा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु A से B की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितने वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो ये आपको निकालना है। तो A से B में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, N पता है, T पता है, बाकी आप जानते हो करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में A से B की ओर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और 10⁻³ सेकंड में जा रहे हैं, ठीक। तो ये है, तो N हमें पता है, ये रहा, T हमें पता है, धारा I निकालना है। E का मान हम जानते ही हैं, Q = IT = NE रखा है, तो IT = NE आ गया। I की वैल्यू NE/T, NE मान रखने हैं, T के मान रखे, तो I का मान आ गया। अब ये धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा हमेशा ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है, तो धारा की दिशा B to A होगी। तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होगी, ठीक, अर्थात B से A की ओर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड हैं, लेकिन उनको मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें ऐसी भी पूछी गई हैं जो अभी मैंने नहीं कराई हैं, ठीक है ना।